अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का एक ऐसा पोर्शन हमें मिल जाए जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आज आप इस वीडियो के साथ टिके रहें। आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके जो नोट्स हैं आपको ये मिल जाए, तो उसके लिए आपको हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिस पर हमारे और आपके 70K प्लस स्टूडेंट्स हैं। इसी चैनल को आप ज्वाइन करें क्योंकि यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चैप्टर फर्स्ट है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि भाई जिसके कारण से वो मटेरियल दूसरे मटेरियल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। मतलब किसी दूसरे मटेरियल को या तो वो रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। तो चार्ज किसी मटेरियल की, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मटेरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का। चार्ज दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बोलते हैं नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए प्रोटॉन की कंपैरिजन, तो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहीं पर हमने चीज देखी है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगर मास कंपैरिजन की बात करें तो याद रखना है आपको कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है घट जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में से चला जाता है। तो अगर हम मास की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है ये सेम होता है, मतलब ज्यादा होता है अंडर सेम कंडीशन। अंडर सेम मतलब जो है सारी चीजें सेम हो। अगर हम दो बॉडीज को रब करें, है ना, तो फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ जाएगा। ठीक है। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही चीज प्लस में। ठीक, तो चार्ज दोनों पे सेम है। लेकिन मास की बात करें तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के मास मेंशन करे हैं, जिसमें से न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास उससे थोड़ा सा कम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है। क्लियर है? चलिए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल या जीरो चार्ज। नेक्स्ट, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके तीन मेथड होते हैं: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर मैं कहूं फ्रिक्शन में क्या होता है, तो फ्रिक्शन में आप सिंपल दो बॉडीज को रब करते हैं। रब करने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब बॉडी चार्ज होगी। देखो, चार्ज का मतलब ही क्या होता है, किसी बॉडी पे चार्ज कब आता है? किसी बॉडी पे चार्ज जब आता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो ये इम्बैलेंस जो हो जाता है नंबर का, तब किसी बॉडी पे चार्ज आता है। तो ऐसा हम फ्रिक्शन द्वारा कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में कांटेक्ट होता है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट बॉडी चार्ज होती है। जैसे आप यहाँ पे समझ लो, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एक मेटल है, ये एक मेटल का स्फीयर है, ठीक है, और ये मेरे पास ना एक पॉजिटिवली चार्ज कैसी रॉड लेके आया हूँ, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया हूँ। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये मेटल है और ये इंसुलेटर का स्टैंड है। यहाँ इसके पास में मैं एक ला करके मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को टच करा दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे। तो ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये हो गई न्यूट्रल, है ना। तो ये जो मेटल चार्ज हो गया, ये चार्ज क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको टच करा के चार्ज कराया, इलेक्ट्रॉन्स में निकल गए, तो हम इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। जब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम जो है टच नहीं कराते हैं, तो विदाउट टचिंग और हम बॉडी को चार्ज कर देते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस रॉड को जब हम इसके पास में लेकर के आए, टच नहीं कराई, ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो अट्रैक्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन तो इस साइड आ गए। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड आ गए तो यहाँ पे क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा। फिर हमने इन पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया अर्थ से। तो क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, सिर्फ इसके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी के पास बचेगा नेगेटिवली चार्ज, और ये बॉडी हो जाएगी चार्ज। तो हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाएंगे।
अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो चार्ज की बेसिक तीन मेन प्रॉपर्टी हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहती है कि किसी सिस्टम में जो चार्ज होगा ना वो उस एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है। कौन सा लॉ? एल्जेब्रिक एडिशन। इसका मतलब यह है कि चार्ज को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में चार्ज फैला हो, कहीं भी चार्ज फैला हो, ये तो सिर्फ क्या करेगा कि बस जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं माइनस प्लस ऐसे, जैसे कि अगर हम इस पे हम चार्ज देखें नेट चार्ज, तो आप सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन कर सकते हैं, -2 + 2 0 हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम नेगेटिव चार्ज देखें तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया -6q और पॉजिटिव चार्ज हो गया इसमें 3 और 3 6, हाँ -6 और ये 3 और 3 6, तो ये प्लस का 6q है ना। तो नेट चार्ज पे कितना बचा? 0। अगर ये वेक्टर सम होता ना, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम होता तो रिजल्ट कुछ और आता। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्या होता है? पैकेट। हाँ, एक फिक्स पैकेट, ठीक है। सुनो, अभी क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी। देखो कोई बॉडी चार्ज कब होती है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तभी कोई बॉडी चार्ज होती है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी में, चार्ज हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी में ही ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ लिखा है ना इंटीग्रल मल्टीपल, तो जैसे अगर या तो आप जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, या n इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 क्या है? ये इसको बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल। क्या बोलते हैं? इंटीजर मल्टीपल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी बॉडी पर जो भी चार्ज आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा, और ये चार्ज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव, आएगा तो नेगेटिव। चलिए इसके बाद आप जानते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, लेकिन कितने फोर्स से करेंगे इसको बताने के लिए हमारे पास कूलाम लॉ होता है। तो कूलाम लॉ बताता है दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो इसको इसका फॉर्मूला क्या है? F = Q1 Q2 / r²। ये r क्या है? यहाँ पे r है डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? चलो यहाँ पर F = ये वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 Q1 Q2 / r²। 1/ε0 की वैल्यू होती है 9×9, और अगर हम यूनिट बनाना चाहें तो यहाँ से 1/4πε0 की यूनिट जो होगी ना, ये ऐसे बन जाएगी Fr²/Q1 Q2 = ये बच गया आपके पास 1/4πε0। क्लियर है? तो यहाँ से बन जाएगी यूनिट। तो F न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू ये रही, ठीक। इसी तरह से इसकी यूनिट बना लेते हैं। तो कूलम लॉ से हमें ये पता पड़ता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाई कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म। देखो मैं आपको बता दूं, वेक्टर फॉर्म जब भी हमें लिखना होता है तो वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। तो अगर मेरे पास मुझे बताना है कि पहले तो क्या था ना कि Q1 और Q2 पे फोर्स लग रहा था, मुझे डायरेक्शन जरूरत नहीं थी, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो इसे अगर मैं कह रहा हूं कि फोर्स ऑन 1 2, क्लियर है? ठीक है, तो देखो फोर्स ऑन अगर मैं बोल रहा हूं F12 वेक्टर क्या होता है, तो हम इसको बोलते हैं F12 वेक्टर का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1/2। जो पीछे लिखा है ना वो फोर्स लगा रहा है, बस आप इतना ध्यान रखिए। तो के यहाँ पे आप ये देखो, ये चार्ज मान के चलो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है। अब Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है, तो किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इस डायरेक्शन में लगा रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे R। कहां से लगा रहा है? R2 से 1 की डायरेक्शन, तो R21 वेक्टर। तो हमने इसको लिख दिया R21। समझना है इसको। अब जिस डायरेक्शन में लगता है ना, तो उसको यूनिट वेक्टर का यहाँ पे इंटू करते हैं, तो R21 कैप का हमने यहाँ पे इंटू कर दिया। क्लियर है? चलिए अब R21 कैप को ओपन हम इस तरीके से करते, देखो क्योंकि फॉर्मूला होता है A कैप = A वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो R21 का मैग्नीट्यूड क्या है? R21। वेक्टर साइन नहीं लगाना। याद रखिए जो डिस्टेंस है R21, ये R12, चाहे आप 2 से लेके 1 तक जाओ, चाहे 1 से लेके 2 तक जाओ, या सिंपल इसको R लिख दो, ये बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको ये R² का इंटू R से करेंगे तो ये नीचे बचेगा R3, और R21 वेक्टर को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस
R2 वेक्टर। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। देन हमें समझना है कि आप ये समझो कि जिस डायरेक्शन में इस Q1 पे फोर्स लग रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इस Q2 पे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कैसा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बस आपने यहाँ पे देखा कि F12 जो है ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, और यहाँ पर उल्टा हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि आप समझें कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉमन फोर्स होता है, दोनों ही चार्जेस में बराबर लगता है, तो इस तरह से हम कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। क्लियर? नाउ अभी आपको समझना है कि इसमें नेक्स्ट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए सर क्या होता है कि दो चार्जेस है मेरे पास, इन दोनों चार्जेस के बीच में अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स लगेगा। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है और दो चार्जेस के बीच में किसी मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो हमें मिलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो F0 by Fm, फोर्स इन फ्री स्पेस या फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, यहां से मिलेगा हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है? नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम परमिटिविटी के टर्म्स में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि परमिटिविटी का रेशियो है तो हम इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? चलिए, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन m इंटू एप्सिलॉन r। तो कहीं पे 1/4 पाई अगर वैक्यूम की जगह हमें लिखना है तो मीडियम की लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और मीडियम के लिए जब भी लिखेंगे ये r स्क्वायर है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, और Q1 Q2 बाय r स्क्वायर हो जाता है, r स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताता है कि किस मीडियम में फोर्स की वैल्यू कितने गुना कम हो गई। जैसे K की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब वैक्यूम में कंपैरिजन में उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू 2 गुना कम हो गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। देखो, जो चार्ज किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो फोर्स कैसे लगाएगा भाई, उसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इमेजिनरी लाइन है और जो कि किसी मीडियम में फैली होती है। ठीक, अच्छा यहाँ पे समझना है ये लाइन ऐसी लाइन होती है कि भाई इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमें उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन देखने को मिलती है। चलो अभी समझा देता हूं मैं आपको। जैसे कि पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन है वो इस तरीके से होती है, ये आउटवर्ड है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की साइड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड है, और अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, डायपोल के लिए, किसके लिए, डायपोल के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। क्लियर है? अच्छा, और हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये हमें बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है तो, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी लाइन होती है, ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिन पे अगर हम किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है। चलिए, तो ये तो हो गया ऑपोजिटली चार्ज के लिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर हम बात करें दो सिमिलर चार्जेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है, और क्योंकि दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे रिपेल करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है न्यूट्रल पॉइंट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है भाई, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। ये स्मूथ और कंटिन्यूअस कर्व है, मतलब जब तक जो है इसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा ये खत्म नहीं होगी, दैट मींस ये कंटिन्यूअस कर्व है। ये क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब पॉजिटिव से खत्म होके नेगेटिव कहीं भी मिल जाएगा वहां पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, क्लोज लूप नहीं बना पाती। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं ये मेटल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? परपेंडिकुलर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो टेंजेंट डलेंगे इस पॉइंट पे, और दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सिंगल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस चार्ज पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही, है ना। तो जैसे कि ये चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो उस चार्ज पे भी कुछ फोर्स लगेगा ना, तो इस फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया है, तो इस फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, इस फोर्स को हम निकालते हैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई।
तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है F/Q0, ठीक है। और Q0 क्या है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें डायपोल क्या होता है, तो एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डायपोल। डायपोल के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 2L या 2A होती है, और डायपोल पे 3 मेन पॉइंट होते हैं। अगर ये तो हो गई डायपोल की एक्सिस, ठीक, ये हो गई डायपोल की एक्सिस, ठीक है। अब डायपोल पे 3 मेन पॉइंट है, एक होता है एक्सियल पॉइंट जो कि इसकी एक्सिस पे कहीं भी होगा, एक होता है इस डायपोल की एक्सिस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इस पे कहीं भी पॉइंट मिलेगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट के अलावा किसी भी जगह पे अगर कोई पॉइंट मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट, ठीक है। चलिए तो हम इन तीनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले डायपोल की स्ट्रेंथ क्या है इसको बताने के लिए फॉर्मूला होता है, या जिसको हम डायपोल मोमेंट ही बोलते हैं। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायपोल तो होता ही है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने लेंथ पर वेक्टर लगा दिया। क्लियर है। चलो अब हम बात करेंगे कि अगर कोई सिंगल चार्ज, तो वो सिंगल चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R², K की वैल्यू वही 1/4πε0, ठीक। अगर हम बात करें डायपोल की, तो कोई डायपोल एक्सियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। और डायपोल के सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है R, और फॉर्मूला क्या है, K2P/R³। और यहां पर देखो इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो ये हो गया लेट्स से इक्वेटोरियल पॉइंट P, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R डिस्टेंस। ओके नाउ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो